बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा लेक्चर लगभग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तीसरा वीडियो लेक्चर आपके पास चल रहा है जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियोस प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। समिट पॉइंट पे वेलोसिटी को, समिट पॉइंट पे मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, समिट टाइम, मैक्सिमम या समिट हाइट, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम और हाइट की रिलेशनशिप भी हमने डिस्कस कर ली है पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आप देखें तो आज हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को, कल मैंने वैसे स्टार्ट करवाया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल फासला होता है। प्रोजेक्टाइल के दो किस्म के जो डिस्टेंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल फासला और एक उसका वर्टिकल फासला जो है, वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट की रिलेशनशिप हम लोगों को मालूम है, वो थी vi² sin स्क्वायर एंगल ओवर 2g। ये आपके उसकी हाइट थी। और जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, चूँकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे और टाइम फ्लाइट का पुट करेंगे तो vi(x) vi(cos) होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो इक्वेशन है 2vi sin थीटा ओवर g, वो पुट करें तो ये शक्ल बन जाती है। तो ये एक फॉर्म है इक्वेशन की, ये दूसरी इक्वेशन है। और वेलोसिटी cos या और साइन को दे दो तो vi(x) vi(y) बन जाता है। तो इन तमाम इक्वेशन से MCQs आ सकते हैं। और फर्दर इस इक्वेशन को आप सेट करें 2 sin cos देकर तो sin 2 एंगल बन जाता है। तो ये आपके पास ये जो 4 फार्मूलाज मैंने बेसिक फार्मूलाज लिखे हैं रेंज के, ये MCQs व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे सिंपल MCQs आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अगर एंगल 45 डाल दीजिए तो 45 पे 90 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। अब प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, इसका मतलब है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है डियर स्टूडेंट्स? रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। लिहाजा आप जो है इस तरह लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू kv²। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। के से क्या मुराद है? कांस्टेंट इधर मैंने कौन सा ले रखा है? कांस्टेंट जो है इधर मैंने sin 2 और g को ले रखा है। sin 2 और g को ले रखा है, मतलब यह है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो दो प्रोजेक्टाइल का और g की वैल्यू भी उनके लिए सेम हो, एक जगह से प्रोजेक्ट की जाए दो प्रोजेक्टाइल्स, तो जिसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेंज भी उतनी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी डबल कर देने से रेंज डबल हो जाती है। तो इससे आप ये रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, r1 r2 v1 vi², vi का 1 का अभी 1² कर दें, i इनिशियल v से मुराद इनिशियल वेलोसिटी e है, v2²। तो ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है आपके पास। आपको कहे कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है, पहली प्रोजेक्टाइल की रेंज इतनी है इस वेलोसिटी पर, तो दूसरी की रेंज कितनी होगी दूसरी वेलोसिटी पर। तो रेंज भी पूछ सकता है, वेलोसिटी से रेंज की रेशोज़ भी पूछ सकता है, और रेंज देकर वेलोसिटीज़ की रेशो भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें सारी पूछी जा सकती हैं। तो ये इक्वेशन जो मैंने फिफ्थ ये जो बनाई है 6th, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह इसी इक्वेशन को अगर आप फिर से देखें तो रेंज जो है इस इक्वेशन को दूसरे स्टाइल में कि रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है k sin 2 एंगल के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। यहाँ पर मैंने k क्या लिया है, यहाँ के वेलोसिटी ली है और g ली है, वेलोसिटी और g कांस्टेंट ले लो तो ये रिलेशन बन जाएगी। जिस तरह ये आपके पास मैंने एक रिलेशनशिप बनाई थी, ये आपके पास दूसरी रिलेशनशिप बना दी है रेंज और एंगल की। और इसकी फर्दर ये टेस्ट में MCQs आ चुका है कि ये k कांस्टेंट है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं sin 2 एंगल 1 और sin 2 एंगल 2
दो इक्वेशंस बनाकर रेशो भी बना सकते हैं। तो आपको कहे कि एक प्रोजेक्टाइल इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, उसकी रेंज ये है, तो दूसरे एंगल पे रेंज क्या होगी, या दो एंगल्स देकर रेंज की रेशो पूछ सकता है, दो रेंज देकर एंगल की रेशो पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन भी बहुत अच्छी इक्वेशन है, इससे भी अच्छे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। रेशो के एमसीक्यूज़ कल मैंने आपको फ्लाइट टाइम के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए भी बताए थे, तो रेशो के एमसीक्यूज़ रेंज के लिए भी आ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, और अगर आप जो है बाकी इन दो को कांस्टेंट ले लें, वेलोसिटी और जी क्या कहते हैं एंगल फिक्स कर दें, उनको कांस्टेंट ले लें, तो रेंज जो है ग्रेविटी के साथ उसी तरह रिलेटेड है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, जैसे आपके पास मैक्सिमम हाइट होती थी। तो रेंज का रिलेशनशिप जो है, अगर मैं दूसरा इधर लिख लेता हूँ कि जनाब अगर मेरे पास एंगल कांस्टेंट हो, साइन टू एंगल कांस्टेंट हो और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, ये सब कुछ कांस्टेंट हो, तो मेरे पास रेंज जो है वो कांस्टेंट इज इक्वल डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी। यानी कि R1 डिवाइडेड बाई R2 जो है वो G2 डिवाइडेड बाई G1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को डी खान में फेंका गया या पिशावर में फेंका गया, तो दूसरी प्रोजेक्टाइल को अगर जो है वो मरी में फेंका गया, तो मरी वाले की अगर सेम वेलोसिटी और सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखे जाएं, तो मरी वाले की जो रेंज है वो ज़्यादा इसलिए होगी कि मरी में जी की वैल्यू कम है। या किसी और एल्टीट्यूड K2 माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, किसी प्लेन में ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा किया जाए, तो ये ग्रेविटी जो है जहाँ कम होगी, या मून के हिसाब से बात की जाए तो मून की भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरता है, उसी वेलोसिटी और उसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मून में वो जो है 60 मीटर के फासले पे गिरेगा, कि मून में जी की वैल्यू 1/6 है, तो 6 ऊपर आके रेंज 6 टाइम हो जाती है मून की। तो मून के हवाले से भी पूछी जा सकती है बात। तो ये जो आपके पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है डियर स्टूडेंट्स, उसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया, उसके बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए। और अभी एक और बात इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने डिस्कस करना है, जो रहती है कि रेंज की सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग इक्वेशन ये है जिस पे मैंने स्टार बनाया है। ये तमाम रिलेशन जी उसकी फाइनल फॉर्म है, बिल्कुल सही हालत है फाइनल, जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे मैंने ये 3 सेट ऑफ इक्वेशंस आपको बना के दे दिए। अब इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद डिस्कस करूं, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। आई एम गोइंग टू रिमूव दीज। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी रेंज के फार्मूले को जो है आपको समझाता हूँ फर्दर कि एक बात इम्पॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स और चीज़ें समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए VI²। लोग जो है sin 2 एंगल को यूं भी लिख सकते हैं, sin 2 90 माइनस एंगल, यूं भी लिखते हैं लोग 90 माइनस एंगल। अगर आप इसमें फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का, वो अगर आप इस फार्मूले को खोल दें तो एक ही आंसर आता है, ये साइन 2 एंगल और साइन 2 90 माइनस एंगल एक ही चीज़ आती है। इट कैन बी प्रूव्ड, बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा काज बीटा और माइनस काज अल्फा साइन बीटा लगाओ तो ये चीज़ वापस आ जाती है। आप जो है उस की वरी ना लें, आप जहन में इसको रख लें। इसको मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जाते हैं जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्टूडेंट हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट जो है वो इस फार्मूले से इतने वाकिफ़ नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं होता मेडिकल मैथ्स में। तो लिहाजा आप ये जहन में रखें कि साइन 2 एंगल ये VI², साइन 2 जी एक चीज़ तब्दीली कहाँ पे आ रही है, यहाँ एंगल है तो यहाँ 90 माइनस एंगल है। इसका मतलब है ये दोनों फार्मूले एक दूसरे से डिराइवेबल हैं, चूँकि इसका मतलब है जो रेंज एंगल थीटा की होगी वही रेंज जो है रेंज विल बी सेम फॉर 90 माइनस एंगल थीटा। और कोई दो एंगल और इनको ऐड करो, क्या आंसर आएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। और कोई दो एंगल जिनका सम 90 हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं इनकी रेंज जो है वो आपके पास क्या होती है,
सेम होगी। इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप इधर एंगल लेते हैं 1 डिग्री, तो इधर 90 - 1 कितना होता है, 90 - 1 89 डिग्री, यानी 1 डिग्री की रेंज और 89 डिग्री की रेंज सेम होगी। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और वो यहाँ गिरा और 89 पे गिरा, तो 89 वाला भी यहीं गिरेगा, 1 डिग्री वाला भी यहीं पे और 89 डिग्री वाला भी यहीं पे। इसी तरह 2 के साथ फिर क्या आ जाएगा, 88, 3 के साथ 87, 4 के साथ अब पुट करते जाएं। मैं फिर फर्दर मोटी बातें करता हूँ। और 10 डिग्री के लिए कितने हो जाएगी, 90 - 10 = 80 डिग्री। 10 डिग्री के लिए अगर आप फेंकते हैं 10 डिग्री के लिए, तो 80 डिग्री और 10 डिग्री की रेंज सेम होगी। 80 डिग्री और 10 डिग्री की रेंज जो है वो सेम होगी। इसी तरह और 20 डिग्री के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो 20 डिग्री और 70 डिग्री की रेंज जो है वो सेम हो रही है। इसी तरह 30 के साथ फिर क्या आएगा, 90 - 30 फिर कितना होता है, 60। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेंज सेम हो जाएगी। फिर 40 और 50 डिग्री, फिर 45 सबसे दूर, 45 सबसे दूर आएगा, क्योंकि 45 में सबसे मैक्सिमम रेंज होती है। इस फार्मूले में आप देख चुके हैं, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs व्यू पॉइंट से। आपको रेंज दे दिया जाए मैक्सिमम रेंज, जब भी मैक्सिमम रेंज का जिक्र आए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए ये 90 पे प्रोजेक्ट हुआ है, वरना रेंज को मैक्सिमम हम कभी नहीं कहते, सिर्फ 45 के लिए ऐसा सोचते हैं। या 45 की तरह जो दूसरे रिलेट क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में जो 45 की जगह एंगल होता है, जैसे 135 है, 225 है, उस तरह एंगल जो है 315 है, ये सारे 45 है ना, तो उनकी रेंज सबसे मैक्सिमम होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देख, अच्छा 45 के बाद जब फिर 50 करेंगे तो 50 के लिए फिर 40 आ जाएगा, और जब 60 करेंगे, 60 के लिए, कि 60 लिखा था, 60 के लिए फिर 30 आ जाएगा, 70 के लिए फिर 20 आ जाएगा, 80 के लिए फिर जो है वो 10 आ जाएगा, और 89 के लिए और 90 के लिए वो जो है 10 आ जाएगा, 80 के लिए 20 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वापस गिरना शुरू हो जाएगा। ये आप क्या कहा मैंने, ये मतलब है 10 डिग्री के लिए और 80 के लिए, या 1 डिग्री के लिए, 89 के लिए, 20 के लिए जो है आपके पास, और 70 के लिए, 30 के लिए 60, और 40 और 50, 45 सबसे दूर गिरा, और 45 के बाद क्या बारी आएगी, 45 के बाद फिर 50 आएगी, तो 50 और तो 50 तो पीछे गिरा हुआ है, फिर 60 की बारी आएगी, 60 फिर 30 वाली जगह पे गिरा हुआ है, 70 फिर 20 वाली जगह पे गिरा हुआ है, 80 फिर 10 वाली पे गिरा हुआ है, 89 फिर 1 वाली, फिर वापस आना। बस अब समझ जाए, इन टेस्ट में कई दफ़ा MCQs आ चुके हैं कि अगर एक एंगल 15 डिग्री है तो सेम रेंज हासिल करने के लिए, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी सेम हो, तो वही रेंज हासिल करने के लिए दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 90 - 15 कर देंगे। एक 15 है, दूसरा 90 - जो भी आपको एक एंगल दिया जाए उसको 90 से माइनस कर दें, वो कम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। बस कोई तो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, इनिशियल वेलोसिटी और अगर ग्रेविटी सेम रखी जाए, तो वो एक ही जगह पे हॉरिजॉन्टली उनकी रेंज सेम होगी। ये नहीं है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी डिफरेंट हो तो फिर डिफरेंट आएगी। ये उसी सूरत में है कि जब इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी सेम हो तब ये जाके बात बनेगी, वरना ऐसी बात नहीं होगी। तो आप समझ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं रेंज के हवाले से। इससे और भी बहुत इंटरेस्टिंग MCQs बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये तो फार्मूलास के साथ एक और पॉइंट आपके सामने ऐड किया, कम्प्लीमेंट्री वाला। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन दो की रिलेशन। किन दो की रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट की रिलेशन क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट की रिलेशन क्या होगी। तो याद रखें, एक बात याद रखें कि रेंज का जहाँ 2 होता है, रेंज का यहाँ 2 होता है, तो उस वक्त अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे होगा। रेंज के 2 वैल्यू पर, जो r/2 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुका होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे। अगर आपको कहे कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज r/2 हुई है, तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। टाइम कौन सा होगा, समिट टाइम होगा, और उस पर किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। उस पर फिर किनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास 12 mv² cos² थीटा होगी, और थीटा पुट करके आप बता सकते हैं कि किनेटिक एनर्जी मोमेंटम क्या होगी।
तो हाफ ऑफ रेंज के लिए भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, ऊपर क्या सिचुएशन है। बहरहाल अब रेंज और हाइट आपस में हम कैसे रिलेट करते हैं, तो उम्मीद है इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा। मैं रेंज और हाइट की आपस की रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उनकी आपस में रिलेशनशिप को। तो देखें रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है दीज आर एक रिलेशनशिप तो ये है कि ये दोनों ही डिस्टेंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। और डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर r/2 और h बराबर हो तो यहाँ एंगल 45 होगा, क्योंकि r/2 जितना r/2 है उतना ही h है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जब बराबर हों तो यहाँ 45 का एंगल बनता होता है। बहरहाल अब आप देखें कि आपको पता है कि रेंज का फार्मूला अगर मैं उसको सिंपली इस हालत में लिखता हूँ साइन थीटा कास थीटा ओवर 2g, तो अगर मैं 2 साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ इस सारी बात को, vi² साइन एंगल कॉस एंगल ओवर g, तो 2 साइन से मल्टीप्लाई और 2 साइन एंगल से डिवाइड कर दूं तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 vi, वैसे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर एंगल काज, वैसे इस साइन को काज के नीचे ले आए और 2 को g को दे दें। ये आप देख रहे हैं, तो ये हाइट का फार्मूला मैंने बना लिया है और कोसाइन और साइन टेंजेंट एंगल होता है। तो ये रेंज और हाइट की रिलेशनशिप आ गई है कि हाउ रेंज एंड हाइट आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट रेंज कौन सी रेंज होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो है उनकी रेशो जो है वो आपके पास क्या आ रही है 4 टेंजेंट एंगल। ये MCQs में भी आ सकता है कि मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज नहीं कह रहा, रेंज कह रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज तो 45 के लिए होता है। रेंज और मैक्सिमम हाइट की रेशो क्या होती है, रेंज और मैक्सिमम हाइट की रेशो 4 टेंजेंट एंगल होती है। और अगर मैं कहूँ कि रेंज और हाइट इक्वल है, रेंज और हाइट इक्वल हैं, तो रेंज भी रेंज है और हाइट भी रेंज है, तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ये आपकी बुक में MCQs भी है, एंटी टेस्ट में भी आ चुका है। रेंज को फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है और रेंज के फार्मूले को मैंने सिंपल लिखा, 2 साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 ज़र 4 हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, साइन को काज के नीचे लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, तो ये रेंज का ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ चुका है। तो ये कोटेंजेंट एंगल आ चुका है, तो रेंज ओवर हाइट जो है 4 कोटेंजेंट एंगल हो जाती है। तो 4 कोटेंजेंट एंगल आ गई, तो इससे अच्छा फिर मैंने कहा रेंज और हाइट इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास कोटेंजेंट एंगल हो जाएगी। तो इधर 1/4 कर दें, तो कोटेंजेंट को 1/टेंजेंट कर दें, तो बहुत सीधी सी बात आपको समझ आ गई है कि टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। इसका मतलब यह है कि रेंज और हाइट अगर इक्वल हों तो एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 होना चाहिए, यानी 76 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पर फेंकें तो अगर ज़मीनी फासला उसने 10 मीटर किया है तो वर्टिकल डिस्टेंस भी वो 10 मीटर ही करेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग MCQs कि फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ रेंज और हाइट आर सेम और द रेशो ऑफ द रेंज एंड हाइट जो है वो आपके पास 4 कोटेंजेंट एंगल जो है वो आपके पास होती है। और अगर रेंज और हाइट 1:1 हो तो फिर एंगल क्या होगा, रेंज और हाइट अगर 1:1 हो तो एंगल आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 आएगा। तो रेंज और हाइट की ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशनशिप के हवाले से हम और बातें भी कर सकते हैं कि और कौन सी बात करते हैं, इस बात को मैं हटा रहा हूँ, इधर देखें डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपको कहे कि 60 डिग्री पर रेंज और हाइट की रेशो बताओ, रेंज और हाइट की रेशो बताओ 60 डिग्री पर, अब फार्मूला आपने सीख लिया है रेंज और हाइट की रेशो का। तो रेंज और हाइट की रेशो क्या है आपके पास, 4 कॉट एंगल है। तो कोटेंजेंट 60 अगर आपको नहीं आता तो आप इसको cos 60 और sin 60 लिख दें। cos 60 और sin 60 तो आपने याद किया होता है, मेडिकल के स्टूडेंट खुसूसन परेशान होते हैं इन चीज़ों से। तो 4 और cos 60 पे डियर स्टूडेंट कितना होता है, हाफ
और साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। तो ये आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेंज और हाइट जो है उनकी रेशो आ जाएगी 4√3। 4√3 उनकी सीधी सादी रेशो आ गई है। बात की समझ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? कास की वैल्यू डाल दी, साइन की वैल्यू डाल दी, और साइन जो है 60 पे उसकी वैल्यू डाल दी, और 4/3, तो ये आपके पास 4/3 उनकी रेशो आ जाएगी। इस तरह MCQs में रेशोज़ पूछी जा सकती हैं। आप 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए खुद चेक कर लें। 45 डिग्री बहुत दिलचस्प होगा। क्यों 45 डिग्री हमारे लिए दिलचस्प है? क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री पर जो है वो रेंज मैक्सिमम है। एंगल इज इक्वल टू, जब भी 45 लिखते हो तो ये जो फार्मूला है रिलेशनशिप वाला, रेंज इज इक्वल टू 4h cot 45, तो r के साथ फ़ौरन मैक्स लग जाएगा, क्योंकि कोटेंजेंट 45 पे 1 होता है। जिस तरह टेंजेंट 1 होता है तो टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के उलट हैं, तो 1/1 भी 1 होता है। तो ये आपके पास निहायत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिससे MCQs आए हुए हैं पास पेपर में। जब भी मैक्सिमम रेंज की बात करता है तो मैक्सिमम रेंज जो है वो हाइट से 4 गुना ज़्यादा होती है। सादा लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को 45 पे प्रोजेक्ट किया तो जो रेंज होगी, अगर वो 1000 है तो हाइट उसका चौथा हिस्सा होगी। ये हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है, और मैक्सिमम रेंज हाइट का 4। अब अगर आपको कह दे कि मैक्सिमम रेंज 1000 है तो हाइट उसी केस में कितनी होगी, तो 1000/4 250 होगी। और अगर आपको कहता है हाइट 250 है तो रेंज कितनी होगी, 250/4 1000 मीटर होगी। तो ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक इक्वेशन है। इससे टेस्ट में कई दफ़ा इस तरह बेसिक MCQs आ चुके हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये आपको हाइट और मैक्सिमम रेंज की रिलेशनशिप मैंने बता दी है। और हाइट और मैक्सिमम रेंज का कौन सा केस बताया कि जब आप एक प्रोजेक्टाइल को 45 पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो ज़मीनी फासला है इस वर्टिकल डिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये जो है वो 1/4 होता है उस मैक्सिमम रेंज का, 1/4 होता है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब सिर्फ किसके लिए है, 45 एंगल के लिए है। डियर स्टूडेंट, एक बात और अगर आपको मैं बताता जाऊं वो ये है कि इस बात को आपने समझ लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये कि आपने हाइट का फार्मूला सीखा हुआ है VI² sin² एंगल ओवर G। अब अगर आप चाहते हैं कि हाइट मैक्सिमम हो, कि ऑब्जेक्ट सबसे ऊंचा जाए, तो सबसे ऊंचा किस एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे वो सबसे ऊंचा जाएगा। आप इसमें पुट करें H मैक्सिमम कब आएगी, VI² sin² 90, sin² 90 पे 1 होता है, क्योंकि sin 90 पे 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हाइट जो मैक्सिमम हाइट है VI² ओवर G है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप एक लम्हे के लिए रेंज वाला फार्मूला सोचें, मैक्सिमम रेंज वाला फार्मूला जो था वो क्या था, अगर आप उसको जहन में ले आएँ तो मैक्सिमम रेंज वाला फार्मूला बिल्कुल इसी तरह था, लेकिन उसमें क्या चीज़ नज़र आ रही थी आप लोगों को, उसमें था 2VI² ओवर G। मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ 2 है, हाइट के फार्मूले में 2 है, ये 2 इधर चल रहा है। तो रेंज का फार्मूला तो यही था मैक्सिमम रेंज का, अभी जो लिखा था चंद लम्हे पहले, VI²। इस फार्मूले में मैंने 2 लिखना भूल गया था। तो ये VI² sin² एंगल ओवर 2 है, तो sin 90 पे। तो ये अब फार्मूला किसका बन गया है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। और ये फार्मूला किसका है, रेंज का फार्मूला है। तो अब अगर आप मैक्सिमम हाइट के फार्मूले को देखें तो उसमें अगर 2 को आप अलग कर दें तो VI² ओवर G को लिखते हैं, तो ये आपके पास H मैक्स क्या आ जाता है, ½ ओवर R मैक्स। ये H मैक्स और R मैक्स, ये और उस रिलेशन में क्या फ़र्क है, ये क्या थी, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 हाइट थी,
उधर मैक्सिमम नहीं था, इधर मैक्सिमम है। ये रिलेशनशिप अगर आप इससे परेशान हो, एक दफ़ा फिर सुन लें कि ये आपके पास हाइट का फार्मूला है। एंगल अगर 90 पुट कर दें तो आपको पता है 90 पे सबसे ऊपर जाती है प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल होता है, फ्री फॉल का केस है, सीधा वर्टिकल मोशन है, स्ट्रेट वन डायमेंशन में, तो वो 90 हो जाता है, 90 पे 1 हो जाता है और ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। और इस फार्मूले से अगर आप इसमें नज़र डालें vi²/g तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, तो इसमें पुट कर दें तो वही मैक्सिमम रेंज आ जाएगी हाफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 90 पे फेंका जाता है तो वो इस तरह बुलंदी हासिल करता है, और 45 पे जब उसको फेंका जाता है तो वो ये बुलंदी और ये रेंज हासिल करता है। 45 एंगल जो है, जिसको हम 45 एंगल या 45 डिग्री कहते हो, 45 पे उसकी मैक्सिमम रेंज जो है 90 के मुकाबले में जो मैक्सिमम रेंज है उसका हाफ है। यानी कि मैक्सिमम जो हाइट है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पे फेंका, वो 100 मीटर गया, और फिर 45 पे फेंका तो वो ज़मीनी के तौर पे जो है, ज़मीनी फासले के हिसाब से वो 200 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम हाइट उधर हाफ है, तो रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट का जो है वो डबल होती है। ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। ये एक ही केस था कि आपने 45 पे फेंका तो उसी 45 वाले केस की रेंज और हाइट की रिलेशन है। ये अलग अलग बातें हैं। आर एच मैक्स का मतलब कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री के लिए। आर मैक्स का कौन सा मतलब है? ये दो अलग अलग बातें हैं कि एक दफ़ा आपने 45 पे फेंका, वो 100 मीटर किया है, तो 90 पे ऊंचा कितना जाएगा? 50 जाएगा। यानी कि ये जो रेंज होती है मैक्सिमम रेंज, वो मैक्सिमम हाइट का डबल होती है, या मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। आम तौर पर ये बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि रेंज और हाइट के जो फार्मूलाज हैं, रेंज हाइट जो है वो एंगल पे डिपेंड करती है और रेंज साइन टू एंगल पे डिपेंड करती है। तो रेंज एंगल बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन 45 लिमिट आ जाती है, 45 के बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो हाइट है वो 0 से लेकर 90 तक बढ़ती जाती है, 90 में वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो हाइट और रेंज में टसल रहती है। 76 डिग्री पे ये दोनों बराबर हो जाती हैं। 76 डिग्री के बाद जब आप एंगल बढ़ाना शुरू कर देते हो, फिर हाइट तो बढ़ती जाती है, फिर रेंज कम होती जाती है। 45 डिग्री पे अब देखें तरतीब से, जितने एंगल छोटे हो रहे हैं उस वक्त आपके पास हाइट भी कम है और रेंज भी कम है। लेकिन 45 डिग्री पे आपने देखा कि रेंज हाइट से 4 टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम बढ़ चुकी है, जीत चुकी होती है। और फिर 50, 60, 70, 76 पे वो बराबर हो जाती हैं, और उसके बाद उल्टा जो है वो हाइट बढ़ने लग जाती है और रेंज, और 90 पे रेंज 0 हो जाती है और हाइट मैक्सिमम हो जाती है, और 90 पे बुलंदी सबसे ज़्यादा होती है और 45 पे रेंज सबसे ज़्यादा होती है। और उनकी आपस की रिलेशनशिप जो है वो एच और रेंज की हाफ है और रेंज और एच की जो है वो डबल है। यानी कि अगर आपके पास एक गन है, आपने उसको 90 पे फायर किया, अगर 90 पे फायर करने पे फ़र्ज़ करें उसकी बुलेट 100 मीटर पे गई है, कोई गन है, रबर की गोली है या व्हाटएवर, 100 मीटर पे गई है, तो जो है 45 पे जो अगर आप फेंकेंगे तो ज़मीनी फासला वो 200 करेगी। तो यानी कि एक पर्सन जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थ्रो, अगर एक बंदा ये टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ आ चुका है, अगर आप लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किस एंगल पर फेंकें? 45 पे। अगर अपनी थ्रो को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आपकी बॉल ज़मीनी फासले के लिहाज से दूर गिरे, तो फिर भी 45 पे। तो एक बंदा मैक्सिमम थ्रो जो रखता है वो अगर x है तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हाफ x होगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनी फासले के हिसाब से अगर जो फासला फेंकता है, तो आसमानी फासला जो वर्टिकल वो फेंकता है तो वो उसका हाफ होगा, या ज़मीनी जो है वो डबल होगा। ये वही बात है। तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग कहानियाँ हैं। ये मतलब है 45 डिग्री के लिए बात हो रही है ये, और ये एक ही केस में हो रहा है। तो रेंज और हाइट की रिलेशनशिप को मैंने मज़ीद एम्फिसाइज़ किया। मैं समझता हूँ कि आपको इन तमाम बातों की समझ आई होगी, और ये बातें हैं भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, अब जो है अगली कहानी, डियर स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि हम लोगों ने, अब हम
अगले हिस्से में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। पहले हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही होती थी, अब एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल नहीं बना रही होगी। उसका एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बार एंगल 0 डिग्री है, अंडरस्टूड है। एंगल जब 0 डिग्री हो जाएगा तो वो जो इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई थी उनमें बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि वी आई कॉस होता है, cos 0 पे 1 होता है, तो वी आई एक्स आपके पास वी आई ही हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वी आई एक्स ओब्लिक में वी आई कॉस थीटा होता था, क्योंकि वहाँ थीटा 0 नहीं होता था, यहाँ एंगल 0 है तो cos 0 पे 1 होता है, लिहाजा वी आई एक्स वी आई हो जाएगा। और आपको हर इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन अगर उधर याद है तो वो वी आई cos एंगल आई और वी आई साइन एंगल जे, तो एंगल 0 है तो साइन वाला कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, कुल इनिशियल वेलोसिटी वी आई आई होगी, कुल इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है? वही वेलोसिटी होती है जिसके साथ उसको गन है फायर की गई है, कोई चीज़ फेंकी गई है। कुल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो वही होती है जिससे वो फेंका जाता है। उधर ऐसा नहीं होता था, उधर इनिशियल वेलोसिटी वी आई कॉस एंगल प्लस वी आई साइन एंगल होती थी इन टर्म ऑफ आई जे। तो ये आपके पास ये बड़ी दिलचस्प है कि इनिशियल वेलोसिटी में जो है वी आई वाई 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो अगर आप बॉडी को फेंकते हैं तो उसकी वी आई एक्स तो ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो वो तो फिर ऐसे गिर जाती है। उसकी वी आई एक्स ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल फासला तय करती है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, वो तो सीधा ज़मीन पे ऐसे सीधा गिरेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो ज़ाहिर है उसकी अब रेंज भी होगी, उसकी हाइट तो हर केस में होगी, बहरहाल रेंज भी अब की बार आ जाएगी। वरना तो रेंज अगर आप ड्रॉप करते हैं तो रेंज नहीं होती, उसी बॉटम पे गिरेगा। ऐसे फेंकते हैं तो उसकी रेंज होगी। और एक और बात इंपॉर्टेंट भी सुन लें कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को आप एक बिल्डिंग की छत पे फेंकते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल उसको ड्रॉप करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं, ड्रॉप नहीं करते, तो थ्रो करते हैं, एक बॉल को आप थ्रो करते हैं और एक को ड्रॉप करते हैं। थ्रो और ड्रॉप दोनों के केस में टाइम सेम होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि टाइम जितना उस बॉडी को जाने में लगता है, यानी कि अगर एक पेन को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर से और एक को थ्रो कर दिया, ये दोनों ही एक वक्त में ज़मीन पे पहुँचे हैं। एक वक्त में क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि टाइम जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी का मोहताज नहीं होता। इस फार्मूले को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट की मोहताज नहीं होती, चाहे इनिशियल वेलोसिटी ना दो या दो। क्यों? अगर आपने ऐसे वेलोसिटी दी तो वो फासला तो ज़्यादा तय करेगा, उसमें कोई शक नहीं। अगला पूछ सकता है कोई आपसे, यहाँ थोड़ा फासला तय किया, वहाँ ज़्यादा फासला तय किया, एक वक्त में कैसे गिरेंगे? आप कहेंगे चूँकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी तो ये तेज़ था, तेज़ी से फासला, ज़्यादा फासला उसी वक्त में किया जा सकता है। आहिस्तगी से वो फासला जो है, अगर तेज़ी से अगर बड़ा फासला हो तो आहिस्तगी से छोटा फासला एक ही वक्त में किया जा सकता है। तो यहाँ ऐसा था, थोड़ा फासला था, तेज़ था, बड़ा फासला था। तो ये बड़ी दिलचस्प है, एमसीक्यूज़ भी आ चुका है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, थ्रो किया जाए तो फिर उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त फिर जो है टाइम सेम होंगे लेकिन फासले सेम नहीं होंगे और टकराने की वेलोसिटियाँ भी सेम नहीं होंगी। टकराने की वेलोसिटियाँ भी सेम नहीं होंगी। ड्रॉप के केस में जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी वो प्योर वो ही होती है, क्या कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी शामिल ही नहीं हुई होती, वो 2gh अंडर द रूट होती है वो वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसे फेंका जाए तो टकराते वक्त वेलोसिटी की वैल्यू में जो है वो ये जीटी फैक्टर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो बात फाइनल कर लें कि ड्रॉप करने में वो और ऐसे थ्रो करने में टाइम एक लगाएगा, लेकिन वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? उस वाले केस में। और दूसरी बात कि अगर एक और चीज़ को आपने इधर से ड्रॉप किया और एक को ऊपर फेंका, यूँ, ये वाला केस है ड्रॉप, ये थ्रो नहीं है, ये थ्रो नहीं है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप और थ्रो है इस तरह। तो ड्रॉप और थ्रो के केस में अब जो है वो सीधे वर्टिकली जो है वो ज़्यादा फासला तय करके आएगी। तो अब वो वाली बॉडी देर से पहुंचेगी और ये वाली बॉडी जो है ये आपके पास जल्दी पहुंचेंगी, लेकिन टकराएंगी सेम वेलोसिटी से। क्यों? कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, Vf जो है अंडर द रूट 2gh है, और वहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है
वो आपके पास उस तरफ जो है जितनी इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको ऊपर की तरफ दी है, तो वापस आते हुए वो इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे से जो लेगा वो आपके पास उस सूरत में उसमें इजाफा हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऐसे और एक को थ्रो किया, ड्रॉप और थ्रो, टाइम भी मुख्तलिफ होगा और वेलोसिटीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर से आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी एक इधर से, और उतनी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दे दी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी इधर दे दी उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दे दी, तो अब जब वापस आएगा तो इधर इनिशियल वेलोसिटी उसको वापस उतनी मिल जाएगी। तो इस सूरत में अब की बार जो है वो टकराएंगे सेम वेलोसिटीज़ के साथ, लेकिन टाइम ऊपर वाली का ज़्यादा होगा। बात की समझ आ गई? तो 3 तरह से मैंने बात की, अगर आप मिक्स हुए हैं या मैंने कुछ वो किया है तो एक दफ़ा फिर सुन लें। एक है ड्रॉप और एक है थ्रो। ड्रॉप थ्रो में टाइम दोनों सूरतों में सेम और वेलोसिटियाँ उधर ज़्यादी, और ड्रॉप और इसमें दोनों मुख्तलिफ, ड्रॉप और थ्रो में वेलोसिटीज़ भी मुख्तलिफ, इस वाली की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और क्या कहते हैं, और टाइम भी इस वाली का ज़्यादा होगा। और अगर एक को नीचे थ्रो किया और एक को ऊपर थ्रो किया, ये टेस्ट में आ चुका है, नीचे थ्रो किया और ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी सेम होंगी लेकिन टाइम ऊपर वाली का ज़्यादा होगा। ये जनरल एक बात बताइए। प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले हिस्से में अगर आप आ जाते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का ये फार्मूला तो आप सीख चुके हैं, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी का फार्मूला अगर याद करें तो वी आई cos थीटा था और वी आई साइन थीटा माइनस जी टी था, याद है उधर? तो उधर एंगल 0 पुट कर लें तो 1 हो जाएगा, साइन में 0 पुट कर दें तो आपको पता है वी आई वाई हमेशा 0 होती है, नीचे गिर रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जी टी। तो ये कोई वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिहाज से। अगर आपको कोई कहता है कि अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दे दे और टाइम दे दे, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे दे, तो उस टाइम पर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है। जी आपको ज़बान नहीं आता है, उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वी आई स्क्वायर प्लस जी टी जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर द रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। क्या MCQs बन सकता है कि अगर आपको कोई कहे कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड में कुल वेलोसिटी बताओ, कुल वेलोसिटी बताओ। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड में ये फार्मूला देखो, वी आई कितना है 30 का स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी है 10 और 4, 10 जी की वैल्यू 10 है और टाइम 4 है, तो 10 ज़रा 4 40 आ जाएगा, 900, 1600, 2500, तो फिर ये 50 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल इतनी बड़ी वेलोसिटी देना हाथ से मुमकिन नहीं होता बहरहाल, लेकिन ये अच्छा MCQs आपको मैंने करवाया है अगर आप इसको समझे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको आप कोई मॉडल स्पीड भी कहते हैं, जैसे मॉडल कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, तो वो स्पीड आप पुट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है मज़ल, और ये टाइम से आप आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी, और किसी जगह पर उसका एंगल भी मालूम कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम पता हो तो बता सकते हैं कि पहले एंगल 0 था, उसके बाद तो एंगल बनना शुरू हो जाता है ना, तो उस वक्त एंगल क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस केस के अंदर हाइट का क्या फार्मूला है? हाइट का फार्मूला वही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई वाई टी और हाफ जी टी स्क्वायर है। चूंकि वी आई वाई 0 होता है या वी आई साइन 0 पे 0 होता है, ये टर्म खत्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे गिर रहा है, जी की वैल्यू प्लस है, तो हाइट का फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में जो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट भी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक्सक्यूज़ में आ जाए इनिशियल वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, हाइट बताओ, तो सिर्फ टाइम यूज़ करें। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कहे कि एक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट या प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो टाइम पे क्या असर पड़ेगा? तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपको कहे कि हमने हॉरिजॉन्टल इतना फेंका है और इतनी बुलंदी कर चुका है, कितना टाइम लगा चुका होगा, बुलंदी से टाइम आसानी से ढूंढ सकते हो। बहुत ही, ये फ्री फॉल में भी यही इक्वेशन यूज़ करते थे, याद हो। उधर ड्रॉप करने के केस में 2h/g यूज़ नहीं करते थे, ये वही जो इक्वेशन है। और रेंज का फार्मूला वी आई का 0 और टी, तो वी आई की वैल्यू पुट कर दें और रेंज की वो टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वैल्यू पुट कर दें। तो इधर रेंज के फार्मूला भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। रेंज यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, टाइम के उलट या हाइट के उलट।
हाइट और टाइम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रही, दूसरा ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, रेंज। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट। इससे अच्छे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एक बमर जा रहा होता है और टारगेट के ऊपर अगर बम गिराता है तो वो क्यों मिस करता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो बम सीधा नहीं गिरता, पैराबोला गिरता है। इस बात को पैराबोला कहते हैं। और अगर आप ट्रेन से बॉल गिराएं चलती हुई ट्रेन में तो वो बाहर वाले बंदे को बॉल सीधी दिखाई नहीं देगी। ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि ट्रेन की है तो उस बॉल को रेंज मिलेगी, बॉल पैराबोला जाएगी। ये भी एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आ चुका है। पैराबोला पाथ, या आप भागते हुए किसी चीज़ को फेंकते हैं तो जो बाहर वाला ऑब्जर्वर देखता है वो उसको स्ट्रेट जाते हुए नहीं देखेगा, आपके लिहाज से स्ट्रेट गिरेगी, क्योंकि आपके लिहाज से तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। या बस में आप बैठे हैं तो बस के लिहाज से तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन बाहर के लिहाज से तो बस की इनिशियल वेलोसिटी या ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी या प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी है, लिहाजा वो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है और रेंज आ जाती है। ये रेंज जो है ये बहुत अच्छी एमसीक्यूज़ है। अगर आपको कहें कि एक हवाई जहाज़ की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दे कि एक हवाई जहाज़ की इनिशियल वेलोसिटी जो है 1000 किलोमीटर पर आवर है, 1000 किलोमीटर पर आवर है और टारगेट से इतना बुलंद है, तो कितने पहले उसको फायर करना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मेहरबानी करके इसको जहन में रखें। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में मैंने आपको केस समझा दिया है। और अगर आप एक बात, अगर आखिरी बात, एक थोड़ी सी 1 मिनट के लिए, अगर आप कल वाला रेंज वाला फार्मूला, कल अगर मैंने आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट की रिलेशन बताई थी उसमें 4h/g था, 4h, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा था। और यहाँ आज वाले केस में टाइम वाली वो इक्वेशन देखें तो इस 4 का अंडर रूट क्या हो सकता, 4 नहीं था, आई एम सॉरी, वो 8 था, 8, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो 8 था। जब 8 था तो ये आपके पास, इसको तोड़ दें, 8 का अंडर रूट 2 अंडर द रूट 2 होता है ना, इसका अंडर द रूट 8, अंडर द रूट 8 को आप 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो ये आप देखें तो यहाँ पर जो टाइम आ रहा है ये वाला टाइम जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का टाइम था, ज़हरी बात है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के टाइम के वो डबल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आधा टाइम लगता है और ऑब्लिक में पूरा टाइम लगता है। तो ये आपस में भी, यानी कि ये जो अंडर द रूट 2h/g है वो अंडर द रूट 8h/g का हाफ है, इसका हाफ है। तो ये भी आपस में रिलेशनशिप, आपको इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने 3 लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने की कोशिश की है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।